students, in last class we discussed about the sectors of Indian economy and that was the part 1. In today's video, we are going to complete this sector of economy in the part 2 and that is the concluding part. Last video में students मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था what are the primary sectors, secondary sector and tertiary sectors and how they are interdependent on each other. Primary sector, as I told you people, that depend on the एग्रीकल्चर, फार्मिंग, डेयरिंग, तो जो लैंड से जो हमारी डायरेक्ट प्रोडक्शन आती है दैट बिलोंग्स टू द प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में ऑल्सो नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां पर हम लोग मशीनों से वर्क करते हैं, जिसमें मशीन बेस्ड वर्क होता है, दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर. एंड टर्शियरी सेक्टर में कोई प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. सर्विसेज जैसे कि बैंक सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. तो हाउ दीज सेक्टर्स आर इंटररिलेटेड में जैसे आप सेकेंडरी सेक्टर को लीजिए, तो सेकेंडरी सेक्टर जो है दैट डिपेंड अपॉन द प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मशीनें जो बनी होती हैं वो आयरन स्टील की बनी होती हैं, और आयरन जो है वो हम ओर्स और मिनरल्स की फॉर्म में डायरेक्टली लैंड से लेते हैं. हेमेटाइट, मैग्नेटाइट फॉर्म में हम लोग मिनरल्स लेते हैं और उन मिनरल्स को हम ओर्स से उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं और उन मिनरल्स से फिर हमारे मेटल्स बनते हैं. जैसे लोहा बना तो लोहे से हमने मशीनें बनाई. तो ये आयरन से जो मशीनें बनी है वो बेसिकली कहां से बनी है? मिनरल्स से बनी है. और मिनरल्स कहां से मिले? हमें लैंड से मिले हैं. तो इट मींस अगर मिनरल्स नहीं होंगे, प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा, तो सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं कर सकता. तो दैट्स व्हाई सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर. अब प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि देखिए, जैसे हम लोगों ने मशीनें बनाई तो एग्रीकल्चर की मशीनें बनी, ट्रैक्टर्स बने और बड़ी मशीनें बनी जो डेवलप्ड मशीन्स हैं, जिससे एग्रीकल्चर बहुत स्पीड से और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है, ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होता है. जब मशीनें नहीं थी तो फार्मर्स जो एग्रीकल्चर करते थे वो बहुत प्रिमिटिव टूल्स से यूज करते थे. सिकल्स हो या होज हो या छोटे मोटे औजार, उनके पास औजार होते थे और उससे थोड़ी खेती बाड़ी होती थी, जिसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता था. तो अब प्रोडक्शन बढ़ गया क्योंकि हमने सेकेंडरी सेक्टर से जो मशीनें बनाई उनको हम प्राइमरी सेक्टर में लाए और ट्रैक्टर्स और दूसरी मशीनों से हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा लिया. तो इसका मतलब डेवलपमेंट हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर. और सेकेंडरी सेक्टर की जो डेवलपमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर की वजह से है. तो इसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट करते हैं. थर्ड है टर्शियरी सेक्टर. अब टर्शियरी सेक्टर भी इंटरडिपेंडेंट रहेगा और ये दोनों सेक्टर भी टर्शियरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहेंगे. जैसे टर्शियरी सेक्टर हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन से फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को मार्केट तक ले जाएंगे, या सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो सेकेंडरी सेक्टर में जो हमारे गुड्स हैं वो भी मार्केट तक जाएंगी. मशीनें जो जाएंगी वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाएंगी. अब इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी डिपेंड हो गया टर्शियरी के ऊपर. अब टर्शियरी के साथ साथ जो इसमें जो सर्विस सेक्टर जो है टर्शियरी सेक्टर, बैंकिंग्स में वो प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को लोन्स देते हैं. बैंक्स उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं और लोन से फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और बढ़ाते हैं. या सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जब बैंक से पैसा मिलता है तो वो अपनी मशीनें और अपनी इंडस्ट्रीज को और ग्रो करते हैं. तो इट मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी डिपेंड अपॉन द टर्शियरी सेक्टर. अब टर्शियरी सेक्टर और इनको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराता है, जिसमें अगर क्रॉप जो है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाए या मशीनें खराब हो जाए या कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो उसमें आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देती है. तो इसका मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों सेक्टर टर्शियरी के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो टर्शियरी सेक्टर कैसे डिपेंड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर इनको जो लोन लिया है इन्होंने टर्शियरी सेक्टर से, उसका इंटरेस्ट उनको देते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं. तो उस इंटरेस्ट से ही बैंक्स चलते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज भी सर्वाइव करती हैं. तो दैट्स व्हाई ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दैट वाज आई टोल्ड यू पीपल इन द लास्ट क्लास. बिसाइड दिस वी आल्सो डिस्कस व्हाट इज द डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है. तो इसमें आपकी जो एनसीईआरटीज के थ्रू अगर हम चलें तो उसमें नरेगा एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गवर्नमेंट ने 2005 में, जिसमें नरेगा का मतलब क्या था कि नेचुरल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको राइट टू एक्ट, इसको राइट टू वर्क भी बोला गया. अब इसमें 100 डेज का वर्क मिलता है. अगर गवर्नमेंट 100 डेज का वर्क नहीं दे पाएगी पीपल्स को, उन पर्संस को जो एबल हैं, जो कर सकते हैं उस वर्क को एंड विलिंग और उनको जरूरत है वर्क की, तो अगर उनको 100 डेज का वर्क गवर्नमेंट देती है, शॉर्ट वर्क देती है, अगर वो वर्क नहीं मिल पाता तो उसकी जगह गवर्नमेंट को कंपनसेट करती है, पैसा दे देती है. तो कहीं ना कहीं ये एक उनके रोजगार में उनको हेल्प करता है. इन टुडे क्लास वी हैव टू डिस्कस बेसिकली अबाउट व्हाट आर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स. इनको हम डील करेंगे आज की इस वीडियो में. तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिनकी एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स होती हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड और रेगुलर होती हैं, उनके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होती हैं.
एश्योर्ड वर्क मिलता है पब्लिक सेक्टर उसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर, दैट्स व्हाई दे आर ऑर्गेनाइज्ड। उनमें जो पीपल वर्क करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो जिन लोगों को मिला है उसमें उनके एश्योर्ड वर्क होता है। और ये जो सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, उसके प्रॉपर रूल्स होते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट है या मिनिमम वेजेस एक्ट है। फैक्ट्री एक्ट में प्रॉपर लिखा होता है कि कितने आवर्स तक वर्क करेंगे, कितने बजे से कितने बजे तक वर्क होगा, उसमें प्रॉपर उनको लंच ब्रेक भी मिलेगा और उनके आवर्स फिक्स्ड होते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग उतना पैसा तो वर्कर्स को मिलना ही है, उससे कम नहीं मिलेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको कम पैसा देकर ज्यादा वर्क करवा के उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। बिसाइड्स दिस ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर ग्रेजुटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, प्रोविडेंट फंड होता है, पेंशन मिलती है, पेड हॉलीडेज होती हैं। हॉलीडेज अगर आप लेते हैं, छुट्टी भी लेते हैं अगर, तो उसमें भी आपको सैलरीज मिलती हैं। पेड हॉलीडेज होते हैं, एक लिमिट तक उसमें पेड हॉलीडेज होते हैं। और अगर आप ओवर टाइम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मनी भी मिलती है। तो ये सारे बेनिफिट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर मिलते हैं। अब ये सारे बेनिफिट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नहीं मिलते। जैसे वहां पर लो पेड सैलरीज, कम पैसा मिलता है लोगों को, उनसे कि किसी भी टाइम बोला जा सकता है कि आप जॉब छोड़ दीजिए, ना उनको एश्योर्ड वर्क होगा, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वो नहीं होते, रूल्स, ग्रेचुटी, मेडिकल, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, पेड हॉलीडेज, ये कुछ भी उन लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट अब इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्शन दे सकती है, तो इसके दैट्स अ सीरियस कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ आवर कंट्री आल्सो। तो उसमें प्रोटेक्शन किस तरह से इनको दे सकते हैं, जैसे रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों में ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग वर्क करते हैं। तो रूरल एरियाज के अंदर 80% पीपल जो हैं वो लैंडलेस लेबर हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं हैं या थोड़ी बहुत जमीन है उन लोगों के पास। तो स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस लेबर्स इसमें बेसिकली आते हैं। तो उनको हम कैसे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि उनको टाइम बाय टाइम सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स उनको प्रोवाइड करवाए जाएं, जिससे कि वो अपना थोड़ी खेती बाड़ी करें और उनका थोड़ा गुजारा हो सके, तो उनको थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो इसमें रूरल एरियाज में हम इस तरह से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अर्बन एरियाज के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है वो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, होटल ढाबाज आ गए, या वेंडर्स जो गलियों में अपना स्ट्रीट्स में अपना सामान बेचते हैं, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन करवाने के लिए गवर्नमेंट क्या है कि एटलीस्ट रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड करा सकती है चीप रेट्स पर, जिससे उनका भी कुछ प्रोटेक्शन हो। तो ये हमने डिस्कस किया अभी कि किस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर के अंदर जो एसेट्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो सब गवर्नमेंट के होते हैं और उनका मोटिव सिर्फ नॉट ओनली मेक मनी बट टू गिव वेलफेयर टू द पीपल, दैट इज देयर मोटिव। इसमें आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स में गवर्नमेंट स्कूल्स आ गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, रेलवेज हैं, रेलवे स्टेशन हैं, पोस्ट ऑफिस हैं। तो ये कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं बनवाता है, गवर्नमेंट बनवाती है, और ये गवर्नमेंट और ये पब्लिक सेक्टर के अंदर ही आती है और यहाँ पर लोग वर्क करते हैं, जॉब करते हैं एंड दे गेट एम्प्लॉयमेंट देयर। और गवर्नमेंट इनको कैसे प्रोवाइड कराती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कॉमन पीपल से टैक्स लेती है और उस टैक्स को वो किस फॉर्म में रिटर्न करती है, इन सारी फैसिलिटीज पब्लिक सेक्टर के अंदर ये सारी ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, ये सब बनवाकर लोगों को उसको रिटर्न करती है। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो एसेट्स होते हैं, बिल्डिंग, ऑफिसेज, मशीन्स वगैरह, वो गवर्नमेंट ओन नहीं होते, वो इंडिविजुअल्स के होते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के होते हैं, और उनका मोटिव जो है वो मेन प्रॉफिट मोटिव उनका होता है। जैसे प्राइवेट स्कूल्स हो गए या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, तो वहां पर एजुकेशन मिलती है, ट्रीटमेंट मिलता है लोगों को, लेकिन दे पेड फॉर दैट बिकॉज दे आर द अंडर द प्राइवेट सेक्टर। और जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, रिलायंस ग्रुप है या टिस्को है, टाटा आयरन स्टील ग्रुप, तो ये सब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जो गवर्नमेंट जो है एनकरेज क्यों करती है प्राइवेट सेक्टर्स को हमारी कंट्री जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद के रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनवा पाए और लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिले, एजुकेशन या प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल, आप दोनों वीडियोस देख लीजिएगा, दिस ऑल अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड आप कमेंट्स करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।